डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए वर्क एनर्जी पावर ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला वीडियो है 5A। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फार्मूले हैं, जो थ्योरी हैं, इन सारी बातों को हम समझेंगे ताकि इस चैप्टर से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड जो भी है प्रॉब्लम, वो सॉल्व करने में हमको आसानी रहे। ठीक है ना? तो इसके सारे कॉन्सेप्ट जरा पहले हम लोग क्लियर करते हैं। पहला वर्क, ये दो तरह से होता है, बाय ए कांस्टेंट फोर्स, बाय ए कांस्टेंट फोर्स। This work is given by W is equal to F dot S, the force into displacement. F for force, S for displacement, you know very well. And therefore it is also equal to Fs cos theta, where theta is the angle between F and S. Angle between F and S. If theta is less than 90 degree, the W will be positive. It is called the external work. And therefore energy of the system will increase. If theta is greater than 90 degree means an obtuse angle, तो W मिलेगा निगेटिव, क्योंकि cos की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो यह होगा इंटरनल वर्क। इट इज द वर्क डन बाय सम इंटरनल फोर्स लाइक फ्रिक्शन एटसेट्रा, एंड देयरफॉर एनर्जी ऑफ द सिस्टम will decrease, क्योंकि सिस्टम अपने एनर्जी से ही कुछ वर्क करके हमको दे रहा है। लेकिन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन देयर इज नो वर्क, W विल बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रीपिटल फोर्स cannot do any work, क्योंकि इस तरह का ये सर्कुलर मोशन चल रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, और ये दोनों हमेशा जब पार्टिकल यहाँ चल करके आ गया तो फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलोंग टेंजेंट, displacement is always acting along the tangent, and the centripetal force always acts towards the center, and therefore angle between these two vectors is always 90 degree, and that's why the centripetal force cannot do any work। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ पर फोर्स भी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है, बावजूद कोई वर्क नहीं, क्योंकि दोनों बीच के एंगल 90 डिग्री है। दोनों बीच के एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो ये तो हुआ बाय ए कांस्टेंट फोर्स। लेकिन जब हमारा फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो वर्क बाय ए वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ F ds बिटवीन S1 से S2। ठीक है, अब कई बार हम इसको dx लिख देते हैं। अरे मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है तो y लिखेंगे। लेकिन यदि प्लेन में हो रहा है, स्पेस में हो रहा है, तब कैसे लिखेंगे? यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्लेन में हुआ, ये एक्स वाई एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है,
नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस। तो इस केस में, ऐसे केस में आप डिस्प्लेसमेंट को dr लोगे, ठीक है ना। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट is in a plane or in space, then work done is given by F dot dr from initial position r1 to final position r2, where dr is given by dx I cap plus dy j cap plus dz k cap, ठीक है। यदि प्लेन में है तो एक के वाला गायब हो जाएगा, केवल dx dy, और फोर्स भी ij के ही टर्म में मिलेगा। तो एक डॉट प्रोडक्ट आपको करना है और उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। उसको इंटीग्रेट करना है बिटवीन r1 से लेकर r2 तक। इस तरह के जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन यू टेक दिस फार्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट इफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इन ए प्लेन और इन ए स्पेस, then you just take this formula to solve the problem. ये जो वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, इन दोनों की कैलकुलेशन, इन दोनों के वर्क का जो डिटर्मिनेशन है, ये हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सी वर्क डन बाय ए ग्राफ। तो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बिटवीन एफ एंड एस। एफ रखिएगा वाई एक्सिस पर, एस रखिएगा एक्स एक्सिस पर। अब इट में भी है कांस्टेंट फोर्स, इट में भी है वेरिएबल फोर्स। जो है आप उस फोर्स को वहाँ पर प्लॉट कीजिए। तो मान लीजिए कि एक वेरिएबल फोर्स इस तरह से है और हमसे कहा गया है कि पोजीशन S1 से लेकर पोजीशन S2 के बीच में इस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो S1 और S2 के बीच में इस ग्राफ ने जितना एरिया कवर कर रखा है, दैट एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन बाय दिस फोर्स बिटवीन दिस टू पोजीशन इन दिस डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू एरिया अंडर द FS वर्क, FS कर्व। तो जो भी FS कर्व है, जो भी FS ग्राफ है, उसने जितना एरिया बना रखा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ में लेना हमेशा, एस एक्स के साथ में, दैट ग्राफ विल गिव यू द वर्क। तो वर्क यूनिट क्या होता है वर्क का? तो यूनिट, SI यूनिट इज जूल एंड CGS यूनिट इज आर्क। CGS यूनिट इज आर्क एंड रिलेशन बिटवीन दिस टू यूनिट्स इज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ आर्क। ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं केवल रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं एनर्जी। ये भी आप जानते हैं कि एनर्जी किसको कहते हैं? टोटल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। ये एनर्जी कई डिफरेंट फॉर्म में हमको मिलते हैं, सबके नाम भी आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी, कई तरह की एनर्जी आपने देखे हैं। और एनर्जी के एक फॉर्म को हम एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, होता है कन्वर्सन, ये लगातार हम करते रहते हैं। लेकिन न तो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ना एनर्जी हम डिस्ट्रॉय करते हैं। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके अकॉर्डिंगली
जितनी एनर्जी आपके सिस्टम के पास पहले थी उतनी ही एनर्जी सिस्टम के पास बाद में भी रहेगी। द फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी। इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, क्या हो रहा है, एनर्जी केवल एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रहा है, और एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ उतना पोटेंशियल में गेन होगा, या जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट बना रहना है। तो ये एनर्जी, तो एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। इसलिए इसके भी यूनिट वही होते हैं जो वर्क के हैं, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो वर्क के हैं। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। सब कुछ वर्क ही समान होगा, बट इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विच कैन बी डन बाय एन एजेंट। जो कोई एक एजेंट जितना टोटल वर्क कर सकता है वो उसकी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, आप सब जानते हैं। उसमें से हम यहाँ पर केवल मैकेनिकल एनर्जी हम ले रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी gained by a body due to motion or due to position or due to deformation। ठीक है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, कि एक बॉडी में उसके मोशन के कारण या उसके पोजीशन के कारण या उसमें हमने कोई डिफॉर्मेशन ले आया, दबा के पिचका दिया, खींच करके लंबा कर दिया, कुछ भी एक डिफॉर्मेशन लाया, उसके कारण जो एनर्जी आती है इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसे हमने दो पार्ट में बांट रखा है, द काइनेटिक एनर्जी क्यों आता है, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्यों आता है, ड्यू टू पोजीशन और डिफॉर्मेशन। इनके कारण जो एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज इट्स वेलोसिटी। The gravitational potential energy is given by mgh। वैसे और भी फार्मूले हैं लेकिन हम वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये हमारा काम आ जाएगा, इतने से अपना काम बन जाएगा। mgh, m इज मास ऑफ द बॉडी एंड h इज हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड, कि आपने उसे ग्राउंड से किस पोजीशन में रखा है। इस पोजीशन के कारण जो एनर्जी आता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इट इज गिवन बाय हाफ fx या हाफ kx स्क्वायर या f स्क्वायर बाई 2k। एफ स्क्वायर बाई 2k, इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्यों ऐसा आया, क्योंकि f इज गिवन बाई kx। कि स्प्रिंग पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, तो k इंटू एक्स। हियर x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, x इज चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो ये होगा स्प्रिंग में स्टोर होने वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और m मास की बॉडी h हाइट पे रखी हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां से मिलेगा, mgh से। ठीक है, तो नेक्स्ट पावर। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। कि किस रेट से वर्क हो रहा है उसको हम कहते हैं पावर।
यानी कि यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ, दैट इज द पावर। तो पावर को हमने इसलिए इस तरह डिफाइन किया हुआ है, P इक्वल टू W/T, द टोटल वर्क डन अपॉन द टोटल टाइम, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। यहां से आपको मिल जाएगा पावर। इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड यानी कि वाट। वैसे और भी यूनिट यूज में आते हैं जैसे कि किलोवाट, मेगावाट, मिलीवाट। अब इन सबके मीनिंग आपको अच्छे से मालूम है। मिलीवाट मीन्स 10⁻³ वाट, किलोवाट मीन्स 10⁻³ वाट, मेगावाट मीन्स 10⁻6 वाट, एटसेट्रा। ठीक है। एक और यूनिट पॉपुलर है, उसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। तो अदर यूनिट में है हॉर्स पावर, जिसको हम HP से दिखाते हैं, एंड 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। दिस यूनिट ऑफ पावर इज जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत पॉपुलर है हॉर्स पावर। तो ये हुआ पावर। पावर का हमको कुछ फॉर्मूले और मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम को आपको यहां से सॉल्व करना होगा कि पावर इज अगेन गिवन बाय द फोर्स इनटू वेलोसिटी, कि कितने फोर्स अप्लाई है और उसके कारण किस वेलोसिटी के साथ में बॉडी चल रही है। यहां से भी हमको मिलता है पावर। ठीक है ना। सिंस प्रेशर को भी हम जनरली P से ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर P हमने पावर के लिए यूज कर लिया है, इसलिए मैं प्रेशर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो स्मॉल p इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। याद रखिएगा कि कैपिटल P फॉर पावर, स्मॉल p फॉर प्रेशर। तो फोर्स कितना हो गया, द प्रेशर इनटू एरिया, एंड देयरफॉर पावर इज आल्सो गिवन बाय द प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। इन केस ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन ए ट्यूब, कोई लिक्विड यदि ट्यूब में फ्लो हो रहा है तो इस v को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कि लिक्विड किस वेलोसिटी के साथ में फ्लो हो रहा है ट्यूब के भीतर। एंड देन A into V is called the rate of flow of liquid. A into V is called rate of flow of the liquid. क्या यूनिट बनेगा, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का हो गया वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, तो इसका बनेगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना क्यूबिक मीटर लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दे दिया कि इन दिस ट्यूब वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा AV की वैल्यू हो गई, A into V की वैल्यू हो गई अंडर द प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P की वैल्यू हो गया 2 एटमॉस्फेयर। अब ये दोनों आपको मिल गया तो आप पावर निकाल सकते हो। और ये आपने ऐसा यूनिट यूज किया है प्रेशर को रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए, तो आपको भी जो यूनिट मिलेगा पावर का वो मिलेगा वाट में आएगा। ठीक है ना। तो ये है पावर। और ये पावर के इसको फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है। F इंटू वी से भी देते हैं, एंड प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी से भी दिया जाता है कि पावर कितना डेवलप हुआ है। तो नेक्स्ट कोलिजन। हम यहाँ पर कोलिजन भी इंक्लूड कर रहे हैं।
पहले हम ले रहे हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन आर वन डायमेंशनल कोलिजन। इसमें कोलाइड होने वाले बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए आते हैं, कोलिजन होता है और उसके बाद उसी स्ट्रेट लाइन में वो चलते रहते हैं। तो सच कोलिजन इज कॉल्ड द हेड ऑन कोलिजन। तो एक बॉडी m1 मास u1 इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी बॉडी m2 मास u2 इनिशियल वेलोसिटी, बोथ आर मूविंग इन द सेम लाइन। दिस इज बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, ठीक है। एंड सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है, आगे वाले की कम है, तो जाके तो टक्कर होगी। और टक्कर हुई और टक्कर के बाद m1 इज मूविंग अलोंग द सेम लाइन विथ द वेलोसिटी v1 एंड m2 इज मूविंग विथ द वेलोसिटी v2। दिस इज आफ्टर कोलिजन। Then it is called head-on collision or one-dimensional collision. And after collision you will see that v1 is now less than v2। पहले पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा थी, आगे वाले का कम, अब पीछे वाले की कम हो गई, आगे वाले का ज़्यादा हो गया, ठीक है, आगे वाले का ज़्यादा हो गया। राइट। तो पहले दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी कितनी होगी, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी पास आ रहे हैं दोनों, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ये u1 माइनस u2 के बराबर होगा। एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले तो दोनों बॉडी पास आ रहे थे, लेकिन कोलिजन के बाद दोनों बॉडी अब सेपरेट होंगे, दूर भागेंगे। तो किस रिलेटिव वेलोसिटी से, तो हो रहा है v2 माइनस v1। अब आगे वाले का ज़्यादा है, पीछे वाले का कम है। तो इसके लिए न्यूटन लॉ हमको मिलता है, न्यूटन लॉ, रेशियो बिटवीन दिस टू रिलेटिव वेलोसिटीज मीन्स v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस u2। इन दोनों की रेशियो इज इक्वल टू E, a constant, and this is a constant for two given bodies। अब एक भी बॉडी तुमने बदल दिया तो E की वैल्यू चेंज हो जाएगी, E की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन किन्हीं दो बॉडीज के लिए ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे धीरे से टकराएं चाहे तेजी से टकराएं, E की वैल्यू हमेशा सेम रहेगा फॉर टू गिवन बॉडीज। तो E इज ए कांस्टेंट for two given bodies and called coefficient of restitution, coefficient of restitution of the collision। इसको हम coefficient of restitution कहते हैं, ठीक है। ये जो E की वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच मिलता है। द वैल्यू ऑफ E लाइज बिटवीन 0 to 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। एक से बड़ा नहीं होगा और कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इफ E इज इक्वल टू 1 द मैक्सिमम मिला, तो इट इज कॉल्ड
It is called elastic collision. इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. एंड इफ E is equal to 0, minima मिला, then it is called inelastic collision. हम इसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं. तो चलिए ये दोनों कोलिजन के बारे में हम समझते हैं, और ये सारी बातें हम किसके लिए भी चर्चा कर रहे हैं, केवल हेड ऑन कोलिजन के लिए, मोशन यानी वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए कर रहे हैं. ठीक, तो पहला ले रहे हैं इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन किसको कहेंगे? तभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई, द वैल्यू ऑफ ई मस्ट बी इक्वल टू 1, और ई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हुआ V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2. यानी जिस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो पास आते हैं उसी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. आपके सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड बना रहता है. मीन्स द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. ठीक, एंड थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम also remains conserved. काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है. मतलब जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन के पहले, वो उतना ही बाद में भी रहेगा. काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा. तो आपको मिल गया हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. ठीक, तो आपके पास ये तीन इक्वेशन आ जाते हैं. पहला इक्वेशन फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, सेकंड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इनको सॉल्व करके आप V1 और V2 की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं. तो बाय सॉल्विंग our equation, the V1 given by m1 minus m2 upon m1 plus m2 into U1 plus 2m2 upon m1 plus m2 into U2. ठीक, एंड V2 इज गिवन बाई m2 माइनस m1, बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 चेंज करते चलो. U2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1. इस तरह से आपस में चेंज कर दो तो आपको V1 और V2 दोनों मिल जाएंगे. फॉर्मूले थोड़े लंबे हैं लेकिन सिस्टमेटिक है, याद रखने में दिक्कत नहीं होगी. अब इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हो. ठीक है, तो कर लेना. अब केस 1, इफ m2 या m1 इज इक्वल टू m2, दोनों बॉडी के मास सेम है, आपस में टकराए, इलास्टिकली कोलाइड हुए, तो देखो V1 कितना मिलेगा. ये टर्म 0 हो गया. m1 की जगह m2 रखा तो 2m2 बाई 2m2 भी कैंसिल हो गया. तो V1 इक्वल टू U2 एंड V2 इक्वल टू U1.
यानी पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी दूसरे को मिल जाता है और दूसरे वाली बॉडी की वेलोसिटी पहले को मिल जाता है। मीन्स द बॉडी एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, वो दोनों एक दूसरे के साथ वेलोसिटी चेंज कर लेते हैं। केस 2, इफ m2 is too much greater than m1 and u2 equal to 0, एक बहुत हैवी बॉडी रेस्ट में है जैसे कि दीवार, और एक बहुत लाइट बॉडी जाके उसे टकरा रहा है जैसे कि बॉल। तो दीवार से जाकर के बॉल टकराया तो क्या होता है, देखो टक्कर के बाद v1 कितना होगा, यानी कुछ लाइट बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी निकालते हैं v1। तो यहाँ पर देखो दो बातें आपको जीरो रखना है, m1 नेग्लिजिबल है तो जीरो रख देना, u2 तो जीरो दिया ही हुआ है, तो m1 इज जीरो एंड u2 इज जीरो। ठीक है, तो चलिए रखते हैं m1 जीरो हो गया तो माइनस m2 अपॉन प्लस m2 क्या हो गया, -1 इंटू u1, तो माइनस u1। और यहाँ आ जाइए तो u2 तो जीरो है भाई, तो जीरो हो गया, तो v1 इक्वल टू माइनस u1। क्या मतलब है इसका, तो लाइट बॉडी जितनी वेलोसिटी के साथ में टकराया उतनी ही वेलोसिटी के साथ में रिटर्न होगा। नेगेटिव आ रहा है माने डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। v1 इज इक्वल टू u1 फाइनली इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम जब दीवार पे गेंद फेंकते हैं तो गेंद रिबाउंड होता है, और यदि वो इलास्टिक कोलिजन करे तो सेम वेलोसिटी के साथ में रिबाउंड होगा। ठीक, हाँ v2 तो जरा देखें क्या होगा, उस हैवी बॉडी के लिए क्या हो रहा है, तो u2 तो जीरो है, ये तो आपका जीरो हो गया, और m1 भी जीरो है तो ये भी जीरो हो गया। मीन्स ये जो हैवी बॉडी थी वो अभी भी रेस्ट में ही बना रहेगा, केवल जो लाइट बॉडी थी वो जाके टकराएगा, टकरा के वापस लौटेगा। उल्टा ले लेते हैं, इफ m2 इज टू मच लेस देन m1, यानी m2 बहुत हल्का है, m1 बहुत भारी, एंड u2 इज जीरो। तो एक बहुत लाइट बॉडी रेस्ट में है, ठीक उल्टा हो गया, पहले बहुत हैवी बॉडी रेस्ट में था, अब बहुत लाइट बॉडी रेस्ट में है और बहुत हैवी बॉडी जाके उसे टकरा रहा है। तो u1 कितना, सॉरी v1 कितना, अब किसको किसको जीरो रखना है, m2 को और u2 को जीरो रखना है। तो m2 जीरो हो गया तो क्या बचा, m1 बाई m1 कैंसल, 1 इंटू u1, ठीक है, और u2 तो जीरो है तो जीरो हो गया। तो जो अब m1 बहुत बड़ा है, हैवी बॉडी है, तो हैवी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन दूसरे बॉडी की वेलोसिटी में क्या आएगा, देखिए v2 याद रखना, u2 जीरो है, हमने इसको जीरो बना दिया, m2 जीरो है तो क्या बचेगा, 2m1 बाई m1 यानी कि 2 इंटू u1, तो इट इज 2u1। तो जो बहुत लाइट बॉडी थी जो रेस्ट में थी, टक्कर के बाद वो हैवी बॉडी की स्पीड से दुगने स्पीड से भागेगा, चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो ये इलास्टिक कोलिजन की बातें हुई। दूसरा लेते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज में से पहला है द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0। क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल टू 0 मीन्स v2 माइनस v1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर v1 इक्वल टू v2। यानी कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। और ये कब होगा, जब दोनों बॉडी टक्कर के बाद चिपक जाएं और चिपक करके एक साथ चले। किस वेलोसिटी चल रहा है, मान लो v से,
v1 v2 को अलग अलग देने की क्या जरूरत है, मान लो कि दोनों बॉडी की कंबाइंड वेलोसिटी v है। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी। और वहाँ से हमको एक चीज़ मालूम हो गई कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, कॉमन है, इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। याद रखना कि कोलिजन कुछ भी हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, कुछ भी हो, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा है, इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिस्टम देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी टक्कर हो रही है, लेकिन कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, वो अपने आप जाके टकरा रहे हैं। कोई ज़्यादा चल रहा है, कोई कम चल रहा है, इससे टक्कर हो रही है। तो कुछ इंटरनल कॉज के कारण कोई बाहर वाला फोर्स उनको ढकेल के टकरा नहीं रहा है। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस द मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड इन ईच एंड एवरी कोलिजन। याद रखिएगा। तो क्या मिलेगा, द फाइनल मोमेंटम। तो भाई दोनों बॉडी तो आपस में चिपक गए और v के साथ चल रहे हैं, और पहले वो u1 और u2 के साथ अलग अलग चल रहे थे। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ से हमको v मिल गई, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। और कोलिजन के प्रॉब्लम में सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी ही मालूम करने का होता है, रहता है। वही चीज़ हमको नहीं मालूम रहती तो उसी को हम मालूम करते हैं। तो हमको मालूम हो गया, यानी योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, और किसी क्वेश्चन की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यह काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, मीन्स के फाइनल इज लेस देन के इनिशियल। तो कितने के लॉस होगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द इनिशियल माइनस द फाइनल। पहले ज़्यादा था, बाद में कम हुआ, घटा दो, उतना निकलेगा। और बराबर मिलता है m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2। इतनी एनर्जी की वहां पर लॉस होती है। अब यदि कोई रेस्ट में था, u2 मान लो, m2 मान लो रेस्ट में था, तो u2 की जगह 0 कर देना। m1 यदि रेस्ट में है तो u1 की जगह 0 कर देना। ठीक है ना, आपको अपना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहां से मिल जाएगा। ठीक, तो ये है वन डायमेंशन, दो तरह की कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब हो सकता है कि E की वैल्यू न तो 0 है न 1 है, 1/2 दे दिया, 1/4 दे दिया, या ऐसी कुछ भी एक वैल्यू। तो थर्ड, इफ E इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, E इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तब फाइनल वेलोसिटी क्या होंगे। तो हमको मालूम है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल टू E, and therefore v2 minus v1 is equal to E times of u1 minus u2, E times of u1 minus u2, and therefore v2 is equal to v1 plus E u1 minus u2। एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, अब हमको मालूम है कि मोमेंटम तो कंजर्व होता है, तो सिंस m2 v2 प्लस m1 ले लेते हैं पहले, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, मैं v2 की जगह इतना रख सकता हूं, तो रख लेते हैं। चलिए,
तो m1v1 प्लस m1 v1 प्लस e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। और फिर अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और v1 वालों की तरह करके बाकी सबको उस तरफ ले चलते हैं। तो क्या मिला, m1 v1 प्लस m1 v1, सॉरी यहाँ पर m2 है, m2 v1 है ना, m2 था, केवल v2 को हमने चेंज किया था। तो m2 v1 ये इधर रह गए, बाकी सब उस तरफ ले चलना है। तो इधर क्या क्या आ गया, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 e u1, m2 e u1 पॉजिटिव तो उधर गया नेगेटिव, और माइनस m2 e u2 नेगेटिव तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m2 e u2। ठीक है, v1 को कॉमन लिया तो बच गया m1 प्लस m2, बच गया m1 प्लस m2। अब u1 वाले टर्म्स को एक साथ रखें, u1 वाले टर्म्स को, तो क्या मिल रहा है, m1 माइनस m2e, या e को पहले लिख लेते हैं, e m2 u1 के साथ, और m2 वालों के एक साथ रखें, सॉरी u2 वालों के एक साथ रखें, तो m2 u2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 1 प्लस ई, तो 1 प्लस ई m2 u2, राइट। तो v1 इज गिवन बाई m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 divided by m1 plus m2 into u2. So this is the final velocity of the first body after collision with coefficient of restitution 1 e। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, e की जगह 1, तो 1 और 1 2 आ जाएगा, वो फार्मूला आ जाएगा। यहाँ e की जगह 1 रखेंगे तो m1 माइनस m2, बिल्कुल वही फार्मूला आ गया जिसके पहले हम लोगों ने यूज किया। और इन इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू 0, तो e की वैल्यू 0 रख देना, ठीक है ना। तो यहाँ से v2 कितना होगा वो भी निकाल सकते हो। तो v2 विल बी गिवन बाई 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 चेंज कर लें, तो m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो इतनी वेलोसिटी मिलेंगे, ये e का इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये एक तरह से जनरल फार्मूला हो गया, ये किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। e की वैल्यू 0 तो 0 रख देंगे, e की वैल्यू 1 तो 1 रख देंगे, जो भी दिया है हम वहां से फाइनल वेलोसिटी अब कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि एक बॉडी को हमने किसी ऊंचाई से फ्लोर पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अगले कुछ फार्मूले, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h on the floor, the coefficient of restitution मान लेते E है कि फ्लोर, ये बॉडी इनिशियल हाइट कहता है h, वहां से तुमने उसको ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया तो क्या होगा, ये बॉडी आकर के पहले से गिरेगा, टकराएगा, कितनी वेलोसिटी के साथ, मान लो ही, और v की वैल्यू आप तो निकाल सकते हो, √2gh आता है, मालूम है आपको।
और फिर वो रिबाउंड हुआ, और फिर वो रिबाउंड हुआ। तो रिबाउंड हुआ तो कुछ एनर्जी लॉस हुई इन द कोलिजन, टक्कर में कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और इसलिए जितनी स्पीड से टकराया था उतनी स्पीड से ना होकर के थोड़ी सी कम स्पीड से वो रिबाउंड होगा। और स्पीड कम मिली है तो थोड़ा कम हाइट पहुंचेगा भाई। तो कितनी हाइट तक पहुंचा, मान लीजिए h1, और वहां से वो फिर ड्रॉप हुआ। याद रखना है कि सारा मोशन एक ही लाइन में हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है, बस ऊपर नीचे इन द सेम लाइन। हम उसको केवल अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए उसको अलग अलग जगह दिखा रहे हैं। तो यहाँ से फिर वो गिरा, फिर टकराया तो V1 विल, जितने से कोई बॉडी ऊपर जाता है वापस उतने ही से रिटर्न होता है। तो V1 से टकराया, बट देयर इज सम एनर्जी लॉस एंड देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड विल बी सम स्मॉल होगा, लेस होगा। और ये लेस है तो फिर कुछ कम हाइट मिलेगा, कम हाइट से गिरेगा, और ये कंटिन्यू चलेगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। और धीरे धीरे बॉडी की हाइट जो वो गेन कर रहा है वो रिड्यूस होते जा रहा है, और अंत में लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, वो 0 रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फॉल v बराबर है √2gh। ये जो v है वो इतने से मिलेगा। एंड टाइम ऑफ फॉल, कितने टाइम में गिरेगा, तो t √2h/g, √2h/g। अब फर्स्ट इक्वेशन लगा के निकाल लेना, s ut + ½ at²। यहाँ से मिल जाएगा। u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो t क्या मिलेगा, 2s/a। तो s की जगह h हो गया, a की जगह g हो गया। इतना टाइम है वो गिरेगा। क्योंकि इनकी हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको पहले बना दिया। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ nth रिबाउंड, कि जब वो nवीं बार रिबाउंड होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, vn। ये मिलेगा e⁴n × v1 या v। ठीक, इतना। मान लो e की वैल्यू 1/2 है, पहला रिबाउंड ले रहा है तो 1/2 भी, यानी जितने से टकराया उसका आधे वेलोसिटी से जाएगा, आधी वेलोसिटी से वापस उछलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो आप यहाँ से v1, v2, v3 कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है। सेकेंड, हाइट आफ्टर nth रिबाउंड, कि पहले रिबाउंड में इतना मिला, दूसरे में इतना मिला, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, तो nवें में कितना मिल रहा है, hn is given by e⁴2n × h, e⁴2n × h। जो भी e की वैल्यू देगा उसका पावर 2n। दूसरी का पूछ रहा है तो 2 × 2 यानी 4, पहले का पूछ रहा है तो 2 × 1 यानी कि 2। तो इसमें रख करके आप निकालोगे। ठीक है। इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, यानी कितने टाइम के बाद वो चलना बंद करेगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो द टाइम आफ्टर विच द बॉडी कम्स इनटू रेस्ट, t बराबर मिलता है 1 + e/1 - e × t। t क्या था मैंने पहले बता दिया है। इतने टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। एंड फोर्थ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द मोशन,
पूरे मोशन में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहली बार h, फिर 2h1, फिर 2h2, ये सारे डिस्टेंस वो चल रहा है। इन सबको यदि हम सम करें तो बराबर मिलता है 1 + e² अपॉन 1 - e² इंटू h। इतना टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट पोजीशन। तो बच्चों ये था वर्क एनर्जी, पावर एंड कोलिजन के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स जिनका यूज आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करना होगा। इन सबको आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। जल्दी से याद कर लीजिएगा क्योंकि अगले वीडियो में अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।